आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में अपने कक्षा 10 के लिए अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसमें नए सिलेबस के अनुसार हमने मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस अध्याय में जो आखिरी टॉपिक बचा है वो है वर्धन वंश। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम भारत के अंदर जो वर्धन साम्राज्य था और इसके जो प्रमुख जो भी राजा हुए थे उन राजाओं के बारे में और उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, वर्धन वंश। देखिए, इस वंश का जो दूसरा नाम है वो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति नामक व्यक्ति ही था। उसी व्यक्ति के नाम पर इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी पड़ा। छठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। यानी वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। तो इन तीनों में भी जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने सबसे अधिक समय तक राज किया वर्धन वंश में, वो था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक संसाक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। इसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, 47 तक रहता है, उसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का भी अंत हो गया। यानी जो वर्धन वंश था उसका अंत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ। यानी इसका प्रथम शासक पुष्यभूति था और अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन सर्वाधिक समय तक राज सिंहासन पर रहा, तो हम उसी के कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़, जो कि बंगाल का राजा संसाक था, ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था। उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके संसांग के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों यानी हिमालय तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में बल्लभी तक विस्तृत थी। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। यानी हर्ष का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो चलिए हम आगे एक मानचित्र दिया हुआ है, पहले हम वो मानचित्र देख लेते हैं, जिसमें वर्धन, विशेष करके हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की क्या स्थिति थी। तो आप देखें, ये भारत का मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन का साम्राज्य, ये सारा हर्षवर्धन का साम्राज्य था। तो लगभग उत्तर भारत हम कह सकते हैं, उत्तर और मध्य भारत हर्ष के अधिकार क्षेत्र में था, उसके साम्राज्य के हिस्सा थे। यहाँ हर्ष की तस्वीर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं, सम्राट हर्षवर्धन। तो चलिए आगे अध्ययन करते हैं अपने। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। यानी बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय है महायान, उसमें इसका अधिक
झुकाव हो गया था। महायान हीनयान इनके संप्रदाय होते हैं जिनमें महायान की ओर इसका अधिक झुकाव था। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, जिसको इस प्रयाग को आजकल इलाहाबाद भी बोला जाता है, में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इसी प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके काल में उसने यात्रा की थी भारत की। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। यानी ये खुद संस्कृत का विद्वान था और 3 नाटक लिखे इसने, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट ने क्या लिखा? कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक मयूर, सुबंधु, मतांग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री ह्वेनसांग को आश्रय प्रदान किया था। तो इसके काल के कुछ प्रमुख विद्वान कौन थे? बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, मतांग, दिवाकर, ईशान और चीनी यात्री ह्वेनसांग इस काल के प्रमुख विद्वान थे। जिसमें बाणभट्ट ने क्या लिखी थी? कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखा था। जबकि हर्ष ने खुद नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। तो ये हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हम कह सकते हैं कि वर्धन साम्राज्य की ये प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां रही। तो ये था आज का मुख्य टॉपिक जिसमें हमने वर्धन साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये हमारे सिलेबस में है, तो इसमें कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो मैंने अंडरलाइन की है। निश्चित रूप से आपके वो चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।